हेलो दोस्तों, हम अब अपनी नई सीरीज चालू करेंगे सिविल इंजीनियरिंग गुप्ता एंड गुप्ता। इसमें आज हम पहला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे स्टार्टिंग में, आफ्टर देन सर्वेइंग, इरिगेशन, इसी सीक्वेंस में करेंगे। जो ये सीक्वेंस दे रखा है इसी सीक्वेंस में हम सभी सब्जेक्टों को करेंगे। हमारा प्रत्येक लेक्चर में 30 क्वेश्चन होंगे और तकरीबन 1 घंटे के करीब का 40 मिनट, 40-50 मिनट या फिर 1 घंटे के करीब का हमारा लेक्चर बनेगा मैक्सिमम। ये जो समय बताया मैंने आपको, ये मैक्सिमम समय है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक करते हैं आज का अपना एफएम। एफएम के 30 क्वेश्चन करेंगे हम। कितने? हम पहले आज की इस वीडियो में एफएम के फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले 30 क्वेश्चन करेंगे। एक से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन 1 प्रेशर, ऑप्शन बी काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी, ऑप्शन सी डायनामिक विस्कोसिटी या फिर डी। तो देखिए, पास्कल सेकंड जो है ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। ठीक है, ये हमने समझाया। देखिए आपको ये हमने आपको समझाया है। पास्कल सेकंड हमारी किसकी यूनिट है? अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। पास्कल सेकंड, पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल को लिख सकते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड ये आ गया यहाँ से। ओके, यानी कि न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये वाला न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट। अब कैसे होता है इसे समझिए, ये होता कैसे है हम इसे समझने की अब कोशिश करेंगे। हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एफएम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पे जो म्यू है वो डायनामिक विस्कोसिटी है, तो हम म्यू निकालेंगे। म्यू इज इक्वल टू टाउ, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीक़ा से बन जाएगा। ये बन गया हमारा क्वेश्चन, म्यू इज इक्वल टू टाउ डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए टाउ, ये डेल वाई ऊपर चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है टाउ इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा ये। ओके, अब टाउ डेल वाई की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर टर्म बता दूँ कौन क्या है। टाउ हमारा शेयर स्ट्रेस है। ओके, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, डेल यू क्या है? दो लेयरों के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस है डेल यू, और डेल वाई उन दोनों लेयर जिनके बीच का डिफरेंस डेल वाई है, उन दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस है डेल वाई। ओके, तो टाउ शेयर स्ट्रेस। ओके, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। यहाँ अभी हम यहाँ थे, यहाँ म्यू का हमने ये कर दिया टाउ डेल वाई की डिस्टेंस यूनिट क्या है? डिस्टेंस। डेल यू की डिस्टेंस यूनिट क्या है? देखिए डेल यू, बेशक ये वेलोसिटी डिफरेंस है बिटवीन टू लेयर, लेकिन इसकी यूनिट वही होगी जो वेलोसिटी की होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट और टाइम। ओके, ठीक है। टाउ डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कट जाएगी हमारी, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कट जाएगा। यहाँ बचेगा टाउ और ये टाइम चला जाएगा ऊपर। टाउ इंटू टाइम, टाउ की यूनिट पास्कल होती है और टाउ की यूनिट पास्कल होती है। पास्कल क्या होता है?
पास्कल होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की भी तो वही होगी भाई, स्ट्रेस की यूनिट भी तो वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, और पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है। स्ट्रेस की यूनिट भी वही होगी जो प्रेशर की होती है। डिफरेंस जो होता है प्रेशर में और स्ट्रेस में, वो सिर्फ इतना होता है कि प्रेशर जो लगता है वो एक्सटर्नल एरिया पर लगता है। यानी प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर कहते हैं एक्सटर्नल पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। जबकि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है इंटरनल किसी बॉडी के अंदर पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। दोनों की यूनिट सेम होती है। तो टाउ की यूनिट हो जाएगी हमारी पास्कल, टाउ की यूनिट हो जाएगी हमारी, ये टाउ की यूनिट हो जाएगी पास्कल, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो पास्कल अपॉन सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी हमारी? पास्कल अपॉन सेकंड हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी? डायनामिक विस्कोसिटी की। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है? डायनामिक विस्कोसिटी की। अब यूनिट, कुछ यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी की जो आपको याद रखनी पड़ेंगी और जो पेपर में एकदम पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्ट। ओके, जैसे पहली यूनिट है पास्कल सेकंड जो हम पढ़ चुके हैं। पास्कल को न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, पास्कल को न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड भी इसकी यूनिट है, लेकिन ये एम के एस में होती है। ये किस में होती है? ये होती है एम के एस में, ठीक है। अब इसकी सी जी एस में जो यूनिट होती है वो होती है पॉइस। सी जी एस में क्या यूनिट होती है? सी जी एस में होती है इसकी पॉइस। एक ठीक है। तो एक न्यूटन, आपको ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है, एक न्यूटन पर अपॉन मीटर स्क्वायर होते हैं 10 पॉइस। यानी एक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना डाटा ध्यान रखना है। पहला, ये तीनों टर्म, पहली यूनिट पास्कल सेकंड, दूसरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तीसरी पॉइस। पॉइस जो हमारी सी जी एस यूनिट है, जबकि पास्कल सेकंड एंड न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड हमारी एम के एस यूनिट है। ये दोनों एक ही बात है, ये जो ऊपर वाली है ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि पास्कल जो होता है वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ही होता है। पास्कल और ये दोनों न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ही होते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज। आइडियल फ्लूइड क्या है? देखिए, जो न्यूटन ने लॉ दिया है, जो हमने पीछे पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, वो एक रियल फ्लूइड के लिए है। वो एक रियल फ्लूइड के लिए है, वो आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं यूज किया जाता है। आइडियल फ्लूइड तो वो फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शनलेस होता है, जिसकी लेयरों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता है, और जो इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी कि अगर वो किसी बर्तन में रखा जाए और कंप्रेस किया जाए तो उसके वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आएगा। उसका वॉल्यूम कंप्रेस जो किया था उससे पहले और कंप्रेशन के बाद में सेम रहेगा। ओके, तो आइडियल फ्लूइड की ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि वो फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, यही इसमें ध्यान रखना था। आइडियल फ्लूइड क्या है? न्यूटन लॉ के लिए तो रियल फ्लूइड होता है, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। ये इसका सही आंसर है, वेरी विस्कस, सी ऑप्शन। देखिए, कुछ क्वेश्चन में से, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म कर दिए जाते हैं अनुमान लगा के। जैसे इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, ओवे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नहीं, रियल फ्लूइड, ये ऑप्शन ही ख़त्म। वेरी विस्कस, अगर वेरी विस्कस होगा तो उसमें विस्कस होगा तो से उसमें फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो फ्रिक्शन ले, ये भी खत्म ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन में कंप्रेसिबल, जबकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, आरआरबी, जितने भी जेई और एई के एग्ज़ाम होते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलने की सबसे ज़्यादा
पॉसिबिलिटी होती है। ओके, इसका आपको वैसे पहली बात तो ध्यान ही रखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड या फिर तीसरी यूनिट स्टॉक। ये जो दोनों यूनिट हैं ये एक ही यूनिट है। एक यूनिट का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड को हम क्या कहते हैं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड को हम स्टॉक कहते हैं। ओके, तो मीटर स्क्वायर सेकंड ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड या स्टॉक, ये एक ही बात होती है। अब आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इक्वल टू होते हैं 10 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। यही जो होता है यही तो स्टॉक होता है। तो 10 की वैल्यू 4 स्टॉक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखना पहले हमको, तो एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है। हमने पीछे पढ़ा था डायनामिक विस्कोसिटी, तो डायनामिक विस्कोसिटी में ही अगर हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का डिवाइड कर दें, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। जो हमने पीछे पढ़ा था डायनामिक, उसे करते हैं म्यू से। अगर हम उसे रो से डिवाइड कर दें, डेंसिटी से कर दें, तो वो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाती है। ओके, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो। रो क्या है हमारी, डेंसिटी, म्यू अपॉन रो। म्यू की यूनिट हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो म्यू ये आ जाता है हमारा, म्यू की वैल्यू ये आ जाती है, म्यू की वैल्यू जो ये म्यू है उसका तो जगह आ जाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। रो की जगह आ जाता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम नीचे। ओके, तो जो न्यूटन है हम पढ़ते हैं F बराबर mg, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो F बराबर mg, यानी कि न्यूटन जो होता है वो मास और ग्राम, सॉरी एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने न्यूटन जो यहाँ पे है, देखिए ये जो न्यूटन है इसको हमने लिख दिया मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड को, ये वाली सेकंड जो है इसको लिख दिया हमने टाइम में। ओके, नीचे जो मीटर स्क्वायर है हमने उसको लिख दिया डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये मास जो है इसको हमने मास ऐसे ही लिख दिया। ऊपर जो वॉल्यूम है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस की वैल्यू 3। ओके, तो देखिए ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस की वैल्यू 3, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा ये डिस्टेंस, ऊपर क्या बचेगी, ऊपर बचेगी हमारी ये डिस्टेंस। ओके, अब देखिए ये इस मास से इस मास से ये मास कट जाएगा। ओके, डिस्टेंस के स्क्वायर से ये कट ही गया था, यहाँ डिस्टेंस बचा था। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन है ये होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास कटी गया था, डिस्टेंस कटी गया था, यहाँ टाइम बचा, फिर यहाँ एक डिस्टेंस ये बचा,
ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये आ गया, ये वाला टाइम ये आ गया, एक्सेलरेशन की जगह ये आ गया, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं था हमारा। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये होती है टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये देखिए ये वाला टाइम, ये वाला टाइम हमारा इस जो एक्सेलरेशन था उसके जो नीचे टाइम आया था, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम आया था, इससे ये हमारा ये कट जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये इसकी MKS यूनिट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये इसकी क्या, कौन सी यूनिट है, ये इसकी MKS यूनिट है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। जो मैंने आपको पहले बताया है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही जो बताया था कि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड और स्टोक इसकी CGS यूनिट है। आपको ये रिलेशन बहुत जरूरी याद रखना है, ये अति आवश्यक है आपको याद रखने की, आपको इसे याद रखना ही होगा। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 10 की वैल्यू 4 स्टॉक। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ से और वो वाला रिलेशन वहाँ से कि 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस, ये दो रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ओके, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5, इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टॉक। इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्टॉक में पूछा है हमसे, ये हमें पॉइस में दे रखा है, ठीक है, दोनों ही हमें किस में दे रखी है, CGS में दे रखी है। ओके, तो हमें दोनों ही CGS में दे रखी हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन होने को डायरेक्ट ही हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू, सॉरी, म्यू अपॉन रो। म्यू कितना हमारा, म्यू दे रखा हमें 0.5 पॉइस। ओके, और रो कितना दे रखा है, ये भी 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 स्टॉक। ओके, 1 स्टॉक, इसका ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, लेकिन इसे एक्सप्लेनेशन देखिए, हमारी इंजीनियरिंग में क्या होता है, हमारी इंजीनियरिंग में होता है कि हम MKS यूनिट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे इसे MKS सिस्टम से भी समझाने की पूरी कोशिश की है। देख लेते हैं एक बार, मैंने ये लिख भी दिया है यहाँ पर कि या तो MKS सिस्टम यूज करो या CGS। ओके, या तो MKS सिस्टम यूज करो, या तो MKS सिस्टम यूज करो या CGS सिस्टम, दोनों को मिक्स मत कर देना। ऐसा ना हो कि एक जगह डिस्टेंस ले ली हमने मीटर में, एक जगह डिस्टेंस ले ली हमने सेंटीमीटर में, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हमको सेंटीमीटर में ही लेनी है या फिर मीटर में ही लेनी है। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। म्यू हमें दे रखा है 0.5 पॉइस, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर, 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर होता है हमारा 10 पॉइस। तो 1 पॉइस बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो 0.5 पॉइस बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 की वैल्यू -1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.05 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये MKS यूनिट है, MKS में है इसकी, तो ये मैंने आपको लिख दिया कि ये MKS में है। ओके, तो हमें मालूम पड़ गया, हमें क्या हो गया, हमको म्यू की मालूम पड़ गया। अब हमें
स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है कितनी 0.5, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी 500 kg अपॉन मीटर क्यूब। ये भी देखिए हमने यहाँ भी एम के एस में लिया था, ये भी एम के एस में लिया है, तो 500 kg अपॉन मीटर क्यूब इसका डेंसिटी हो गई। अब डेंसिटी कैसे 500 भाई 500 kg अपन मीटर कैसे हो जाएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इधर समझाया है। देखिए इधर समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। रेफरेंस फ्लूइड हम लेते हैं वाटर को, तो वाटर के रेस्पेक्ट में किसी फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, ये उस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दे रखी है। देखिए हमें फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दे रखी है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर स्क्वायर होती है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी हो जाएगी 500 kg अपॉन मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए हमें क्या डाटा में क्या दे दिया, डायनामिक विस्कोसिटी दे दी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दी, सॉरी डेंसिटी दे दी। हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है हमारी, ये देखिए यहाँ पर म्यू, ये यहाँ पे रो गलत लिख दिया है, म्यू होगा ये, सॉरी बी होगा ये, बी इक्वल टू म्यू अपॉन रो, म्यू 0.05, रो 500। तो देखिए ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन हमें आंसर कैसे बताना है स्टॉक में, तो 1 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड कितना होता है 10 की वैल्यू 4 स्टॉक। ओके, तो इसका 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड कितना हो जाएगा 1 स्टॉक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, या तो हम ये कहते हैं कि 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर ये कहते हैं 1 स्टॉक, या फिर ये कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें स्टॉक में पूछा है तो हमें इसका आंसर आएगा 1 स्टॉक। ओके, ये पूरा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस, गैस की विस्कोसिटी डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी। देखिए विस्कोसिटी जो होती है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि विस्कोसिटी ऑफ गैस की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो आप इसमें गैस की पूछिए, तो गैस की क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो इसका ये आंसर हमारा बी एकदम सही बैठेगा। आप इसे एक तरीका से और समझने की कोशिश करें। देखिए अगर कोई फ्लूइड है उसको हम गर्म करेंगे तो उसकी वो फ्लूइड गैस में कन्वर्ट होगा, जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता चला जाएगा, और जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ही कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। ओके, अब लेते हैं हम गैस को। देखिए गैस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल जो आपस में टकरा रहे हैं वो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो जब उनकी आप स्पीड टकराने की स्पीड बढ़ जाएगी तो उनकी खुद ही अनुभव करके देखिए जो उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी उनकी एडिशन पार्टिकल जो है आपस में टकराएंगे तो उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। आप इसको थोड़ा अनुभव भी करेंगे तो भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आप इसको ध्यान रखिए,
विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखिए हमने पहले ही शायद पहला ही क्वेश्चन था ना हमारा, हाँ पहला या दूसरे क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, या फिर टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओके, तो ये दो होते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, या फिर टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, या टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब ऑप्शन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। प्रेशर तो था ही नहीं कहीं भी, किसी दोनों इन दोनों ही, ये वाला, ये दो फार्मूले हैं न्यूटन्स लॉ के, इसमें कहीं प्रेशर है, कहीं नहीं है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। देखिए शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं है। शेयर स्ट्रेस, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, हाँ ये जो होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी, इसे रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। शेयर स्ट्रेस, न्यूटन्स लॉ किस पे वेरी करता है? शेयर स्ट्रेस पे एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन पर। ये इसका आंसर सही है। अब देखिए सी को ले हम, तो शेयर स्ट्रेस, वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। शेयर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, तो विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये हमारा एकदम, देखिए टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। म्यू क्या होता है? टाउ, हम दूसरे वाले को लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, तो टाउ अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा? म्यू। एक्चुअल में ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। म्यू जो है ये कोफिशिएंट होता है, जिसे हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। ये न्यूटन्स कोफिशिएंट होता है, न्यूटन्स डायनामिक कोफिशिएंट, जिसे डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। शेयर स्ट्रेस ये आ गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन हमारा ये आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़ें। टाउ टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, और टाउ इक्वल टू म्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओके, द राइज ऑफ लिक्विड of specific weight gamma in a capillary tube of radius r is given by, the rise of liquid of specific weight gamma, लिक्विड कितना राइज हो जाएगा किसी पाइप में, कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज हो जाएगा, जबकि उसका स्पेसिफिक वेट गामा है और उसकी जो ट्यूब है उसकी रेडियस r है। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए इसमें आपको दो केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि ये ट्यूब है हमारा, ये वाटर सरफेस है, ये हमारा
वाटर सरफेस ट्यूब में है, ट्यूब में वाटर सरफेस है। और दूसरा केस ये बनेगा कि ये ट्यूब है, ये वाटर सरफेस है, और ये हमारा ट्यूब में वाटर सरफेस है। ये वाला केस जब होगा जब हमारा कोहेजन कम होगा और एडिशन ज़्यादा होगा। ये वाला केस कब होगा? जब फ्लूइड के अंदर पार्टिकल के बीच में कोहेजन तो कम होगा लेकिन एडिशन ज़्यादा होगा। ये वाला केस जब होगा जब कोहेजन ज़्यादा होगा और एडिशन कम होगा। तो देखिए इस वाले केस में और इस वाले केस में दोनों में जो थीटा होगा वो हमेशा कहाँ से होगा? वो हमेशा वर्टिकल से होगा। यानी इस केस में थीटा जो होगा वो ये होगा और इस वाले केस में जो थीटा होगा वो ये होगा। ये वाला जो केस होता है ये वाटर के लिए होता है। वाटर के केस में हमारा पहले वाला केस होता है, क्योंकि जो दूसरे वाला केस होता है ये मरकरी के केस में होता है। मरकरी यानी पारे के केस में हमारा दूसरे वाला केस होता है। ओके, ये मैंने आपको पूरा समझाया है, आप इसे एक बार समझने की कोशिश करिए। देखिए ये वाला पहले वाला केस है, ये दूसरे वाला केस है। ओके, देखिए मैं आपको इसे एक बार इधर और समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों को कोई किसी को भी कर लो, पहले केस को कर लो या दूसरे केस को कर लो, लिक्विड की जो हाइट होगी, जो राइजिंग जो हाइट होगी लिक्विड की वो बराबर होगी। यानी कि पहले केस में लिक्विड ट्यूब में उतना ही उठेगा जितना कि दूसरी ट्यूब में नीचे जाएगा। यानी दोनों का जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम है। हम किसी एक को कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों को उसी तरीका से कर लेंगे। ओके, तो देखिए पहले को कर लेते हैं। ये हमारी ट्यूब है, ये हमारा लिक्विड है, इसमें हमारा इस तरीके से गया हुआ है। ये हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है, ये हमारा थीटा है। ओके, ये हमारी एच डिस्टेंस है। तो देखिए सरफेस टेंशन जो लगेगा वो इसकी पेरीमीटर पे लगेगा, ट्यूब के पेरीमीटर पे लगेगा। और ये जो ऊपर की, ओके समझ लो ना आप, ये जो सरफेस ये जो लगाएगा वाटर, ये जो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन जो हमें लेना है वो लेना है एकदम वर्टिकल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और ये पेरीमीटर पे लग रहा है तो इंटू पाई डी। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, ये भी तो फोर्स ही हो गया ना। देखिए सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर, ये एक फोर्स हो गया। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसमें जो लिक्विड हमारा भरा हुआ उसके वेट के बराबर। ओके, तो उसका वेट कितना होगा? जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है इसका वेट होगा वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ना ये गामा। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया इंटू हाइट एच। तो देखिए डी से हमारा ये डी कट जाएगा। ओके, पाई से हमारा ये पाई कट जाएगा। हमसे पूछी क्या है? हमसे पूछा है इसका राइज, यानी एच पूछा है हमसे। तो एच कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ये देखिए ये आपको हमने समझाने की कोशिश की है। ये तो वो ये जो अभी आपको मैंने समझाया था, टी लगेगा इस डायरेक्शन में, टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले केस में टी इधर लगेगा, टी कॉस थीटा फिर नीचे हो जाएगा, वो भी पेरीमीटर पे लगेगा। ओके, तो देखिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। ये वाला वेट ऑफ द वाटर इन ट्यूब इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स। वेट ऑफ डेंसिटी, ये क्या होता है? वेट ऑफ वाटर इन ट्यूब कितना हो जाएगा? वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ये कितना हो जाएगा? टी सरफेस टेंशन इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्यूब। तो गामा वेट डेंसिटी गामा दे रखी है हमें। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। टी कितना हो जाएगा? टी हमारा दे रखा हमें सरफेस टेंशन। पाई पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पाई डी कॉस पाई डी। भाई टी कॉस थीटा तो हमारा था ही ना वहाँ पर, टी कॉस थीटा ये रहा इंटू पाई डी। एच जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2t कॉस थीटा अपन गामा आर आएगा। और वाटर के केस में हमारा थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी
तो 2t अपॉन गामा आर, यानी 2t अपॉन गामा आर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और समझें, ये आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी लिंक कर दूंगा नीचे, आप उसे भी डाउनलोड कर लेना चाहो तो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2t अपॉन गामा आर, 2t अपॉन गामा आर, ये वाला। देखिए हमने t माना था सरफेस टेंशन, हमने t को माना था सरफेस टेंशन, हमने क्या माना था? हमने t माना था, इन्होंने सिग्मा मान लिया है, तो 2 सिग्मा अपॉन गामा आर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 7वां हो गया। अब 8वां क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन इज 0.075 न्यूटन मीटर इन ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ 0.075 mm डायमीटर। ड्रॉपलेट है वाटर की, उसमें जो सरफेस, हमको क्या बताना है? हमको बताना है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। सरफेस टेंशन कितना दे रखा है? 0.0, यानी टी हमें कितना दे रखा है? टी हमें दे रखा है 0.075, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है? 0.075। हमें पी बताना है, प्रेशर हमको बताना है। प्रेशर देखिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर रखा है पूरा इस वाले पेज पे। पी हमको बताना है, टी हमको दे रखा है 0.075 मीटर पर मीटर, डी हमें दे रखा है 0.075 mm, ये से हमने मीटर में कर लिया। देखिए मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा वो एमकेएस यूनिट में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ केस हैं, 2 केस हैं, ड्रॉपलेट के ही केस में 2 केस हैं। पहला, प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वाटर की ड्रॉपलेट की वजह से प्रेशर कितना होगा, या फिर यही केस प्रेशर इन एयर बबल इन वाटर, एयर का कोई बबल है और वो वाटर में है, तो उसकी वजह से, ये दोनों की वजह से सेम होगा। लेकिन ये जो ये वाला केस है, प्रेशर ऑफ सोप बबल इन एयर, सोप बबल इन एयर, ये डिफरेंस है। देखिए बबल के केस में क्या होगा, उसमें 2 सरफेस टेंस, 2 लेयर बन जाएंगी, एक अंदर एक बाहर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें सरफेस टेंशन बाहर भी लगेगा अंदर भी लगेगा, यानी डबल लगेगा। तो इसे हम समझ लेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, पहला केस ये है, पहला केस ये, दूसरा केस ये। अब देखिए पहले केस में ड्रॉपलेट क्या हुआ, ड्रॉपलेट को आप आधा काट लो, ड्रॉपलेट है ये, इसको आप आधा काट लो, तो इसका जो इसमें प्रेशर फोर्स ले लो, प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा? P इंटू इसका एरिया, ड्रॉपलेट का एरिया, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए इज इक्वल टू, इसमें सरफेस टेंशन लगेगा इसकी पेरीमीटर में, यानी T जो लगेगा सरफेस टेंशन पाई डी, यहाँ से कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 4T अपॉन डी। ये हमारा इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो गया, फार्मूला हो गया। अब दूसरे वाले केस में, सॉफ्ट बबल के केस में क्या होगा, ये जो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो टी है वो टी जो यहाँ पर टी था यहाँ पर 2T हो जाएगा, यानी टी की जगह कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ अंतर क्या आएगा, यहाँ 4 की जगह यहाँ 8, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये आप समझ गए कि प्रेशर इन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर या फिर प्रेशर इन एयर बबल, एयर का बबल है कोई वाटर में। अब समझना, एयर बबल इन वाटर ये वाला केस, सॉफ्ट बबल इन एयर, सॉरी एयर बबल इन वाटर ये वाला जो केस है वो एयर बबल
इन वाटर, और ये वाला सो बबल इन एयर, ये हवा में है बबल, और ये किस में है, ये पानी में है बबल। पानी में बबल है तो ये वाला रहेगा 40/d, अगर हवा में है सोप का बबल तो 8T/d इसका आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पूछा है, हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ड्रॉपलेट दे रखी है और P इक्वल टू होती है 4T/d। 4 T की जगह हमें T की हमने वैल्यू रख दी 0.075, देखिए ये रहा, T की वैल्यू रख दी अपॉन D की वैल्यू रख दी हमने, T की वैल्यू रख दी 0.075 इंटू 10 की वैल्यू माइनस 3 हमने कन्वर्ट कर लिया था ना, mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था हमने, तो ये जो 10 की वैल्यू माइनस 3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाई 1 हो 1000 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4000 मीटर स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। 8वां क्वेश्चन का आंसर इसलिए क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब नमा देखिए, नमा क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन मेनली कोहेजन की वजह से होता है, कोहेजन जो होता है फ्लूइड का उसकी वजह से होता है। देखिए कोई मान लो फ्लूइड किसी बर्तन में भरा हुआ है, फ्लूइड हमारा किसी बर्तन में भरा हुआ है, ये भरा हुआ हमारा फ्लूइड। अब इसमें दो पॉइंट कंसीडर करिए, एक ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, एक हमने कौन सा पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक हमने कर लिया ये वाला पॉइंट कंसीडर, और एक ये वाला पॉइंट कंसीडर, सबसे ऊपर वाला। अब इसमें चारों तरफ अपना फोर्स लग रहा है तो ये रेस्ट में रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ये फोर्स, ये वाला, ठीक है। तो ये लेकिन ऊपर वाले को आप नोटिस करें, इस पर नीचे की तरफ इसका जो पानी है, जो पानी भरा हुआ है, पानी पार्टिकल जो है वो इसे नीचे की तरफ तो खींचेंगे लेकिन ऊपर की तरफ नहीं खींच पाएंगे, तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये किसकी वजह से लगता है, ये लगता है पार्टिकल के एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से, जितना ज़्यादा कोहेजन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सरफेस टेंशन होगा। ओके, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोहेजन कम होता चला जाएगा, कोहेजन कम होता चला जाएगा, सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा फिर, देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे अपना, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमारा कोहेजन की वैल्यू कम हो गई, जब कोहेजन की वैल्यू कम हो गई तो हमारी सरफेस टेंशन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाना, सरफेस टेंशन हमारा कम हो जाना, तो इंक्रीजिंग सरफेस टेंशन इंक्रीज कब हो जाएगा, जब डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी देखिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेजन ऑफ फ्लूइड एंड कोहेजन of fluid इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेजन हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे पानी मान लो आप, पानी को जितना हम गर्म करेंगे तो वो गैस बनना शुरू हो जाएगा ना, उनके बीच में कोहेजन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, यानी सरफेस टेंशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। ओके, देखिए अब 10वां क्वेश्चन है, 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, देख लीजिए 1 किलो पास्कल 1 ×
1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी देखिए ये कुछ यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन इसमें आ नहीं पाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 45 मिनट की हो चुकी है, इसलिए हम इसमें मात्र 10 क्वेश्चन ही करते हैं। बाकी जो 10 से आगे के क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे।